हेलो फोक्स, जैसे कि आपको पता है कि स्पेस सेक्टर इस वक्त गर्मा गर्म है। लॉन्चेस होए जा रहे हैं, स्पेस अपडेट आते जा रहे हैं, हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। और इन सभी अपडेट्स के बीच में एक सबसे बड़ा अपडेट है और वो हम सब का फेवरेट है। वो है कि फैल्कन हैवी का लॉन्च होने वाला है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कोई आम फैल्कन हैवी नहीं है। इस बार का फैल्कन हैवी कुछ स्पेशल है और ये स्पेशल क्यों है ये हम इस वीडियो में जानेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि फैल्कन हैवी आखिर कैरी क्या कर रहा है, आखिर इसके अंदर क्या होगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा चैनल रॉकेट साइंस एक्सप्लेन करता है विद सिमुलेटर। हम रॉकेट को बनाते हैं, उड़ाते हैं, लॉन्च करते हैं और समझते हैं उनके पीछे की रॉकेट साइंस। चलिए अपने कान के जाले साफ कर लीजिए, अब वीडियो को शुरू करते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो फैल्कन हैवी रॉकेट को नहीं जानता। ये रॉकेट 3 फैल्कन बूस्टर से मिलकर बना है। ये तीनों बूस्टर मिलकर रॉकेट को इतना पावरफुल कर देते हैं कि रॉकेट सुपर हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल कैटेगरी में आ जाता है। यह रॉकेट की वो कैटेगरी है जिसमें स्टारशिप, SLS, सैटर्न वी जैसे रॉकेट आते हैं। इसलिए फिलहाल के लिए यह दुनिया का मोस्ट पावरफुल रॉकेट है जो अभी ऑपरेशनल है। तो यह तो छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब हम जानते हैं कि इस बार जो फैल्कन हैवी लॉन्च होने वाला है उसका मिशन क्या है। उसके बाद हम फैल्कन हैवी के डिज़ाइन को समझेंगे। ओके, तो इस बार जो फैल्कन हैवी लॉन्च हो रहा है ये स्पेस फोर्स के लिए हो रहा है। आपको तो पता ही होगा, US स्पेस फोर्स एक डिपार्टमेंट है, ठीक US एयर फोर्स जैसा ही। जैसे ज़मीन, पानी, हवा के लिए हम फोर्स बनाते हैं, उसी तरह स्पेस के लिए भी एक स्पेस फोर्स है जो US का है। आप डरिए मत, ये लोग कोई सीना खड़ा नहीं कर रहे स्पेस में जंग छेड़ने के लिए। फिलहाल यहाँ तक तो नौबत नहीं आई है। ओके, फिलहाल जो भी हो, यह स्पेस फोर्स अपने सैटेलाइट भी लॉन्च करती है और इनके ज़्यादातर सैटेलाइट लॉन्च होते हैं ULA रॉकेट में। लेकिन हाल ही में फैल्कन 9 रॉकेट ने भी इनके सैटेलाइट को लॉन्च करा है और इस बार के मिशन के लिए इन्होंने SpaceX को चुना। वैसे इनके पास एक और ऑप्शन था, ULA का रॉकेट डेल्टा 4, लेकिन SpaceX ने कहा ये काम हम 30% कम कीमत में कर देंगे। और मैं आपको बता दूं, SpaceX स्पेस फोर्स के लिए कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं कर रहा। असल में इनकी लॉन्च कॉस्ट ही कम है क्योंकि इनके रॉकेट रीयूजेबल हैं। और फिर क्या, ULA सिर्फ ताकता रह गया और स्पेस फोर्स ने अपना सैटेलाइट SpaceX को दे दिया लॉन्च करने के लिए। ओके, तो तब से हम सैटेलाइट कर रहे हैं। आखिर स्पेस फोर्स ने जो सैटेलाइट दिए हैं उनका नाम क्या है, उनकी डिटेल क्या है, वो कैसे दिखते हैं। तो मैं आपको बता दूं, उन सैटेलाइट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। ये सब सीक्रेट है, क्लासिफाइड है। हमें पता है तो सिर्फ मिशन का नाम जो है USSF 44। तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी काम की रही होगी। ओके, तो रॉकेट में 2 सैटेलाइट है, ये हमें पता चल गया। लेकिन अभी भी रॉकेट में काफ़ी ज़्यादा जगह है, हम और सैटेलाइट भी डाल सकते हैं। और बिल्कुल SpaceX ने भी ऐसा ही करा। फैल्कन हैवी इतना ज़्यादा पावरफुल है कि हम और सैटेलाइट ऐड कर सकते हैं, इसलिए SpaceX ने 3 और सैटेलाइट को ऐड कर दिया। यह 2 सैटेलाइट है Linus A1 एंड A2 और ये वाला सैटेलाइट है Tetra 1। यह सभी सैटेलाइट इस मिशन के सेकेंडरी पेलोड्स हैं और फिलहाल इन सभी सैटेलाइट्स के बारे में हम थोड़ी देर में ही जानेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं, रॉकेट की पेयरिंग में पेलोड्स के अलावा एक और चीज़ है और वो है स्पेस टग। यह स्पेस टग Linus A1 एंड A2 सैटेलाइट से अटैच रहेगा। लेकिन आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये स्पेस टग क्या है। मैं आपको बता दूं, स्पेस टग एक तरह का स्पेसक्राफ्ट होता है जिसका इस्तेमाल ट्रांसफ़र के लिए होता है। जैसे एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जाना हो या एस्केप करना हो या छोटे एडजस्टमेंट करने हो, स्पेस टग ये सब कर सकता है। स्पेस टग के तरह तरह के साइज आते हैं, हर स्पेस टग अपने हिसाब से बनाया जाता है। ओके, तो हमने फैल्कन हैवी के सारे पेलोड्स को समझ लिया है। आप देख सकते हैं कि कौन सा पेलोड्स कहाँ पर रखा है, लेकिन असल में ये किसी को नहीं पता कि कौन सा पेलोड्स कहाँ पर है और वो कैसा दिखता है। मैंने इन सभी पेलोड्स को बनाया क्योंकि मेरे दिमाग में एक रफ आइडिया था इनका। असल में ये ऐसे होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। ओके, अब हम फैल्कन हैवी को समझते हैं। आखिर ये फैल्कन हैवी अलग क्यों है नॉर्मल फैल्कन हैवी से। इसे समझने के लिए मैं आ गया हूँ अपने 3D सिमुलेटर में और यहाँ पर आप फैल्कन हैवी के डिज़ाइन को देख सकते हैं। ये वाला फैल्कन हैवी नॉर्मल फैल्कन हैवी है। जैसे इसमें 3 फैल्कन बूस्टर हैं, हर एक फैल्कन बूस्टर में 9 मर्लिन इंजन है और सरफेस कंट्रोल के लिए ग्रिड फिन्स भी हैं और लैंड करने के लिए लैंडिंग लेग्स भी हैं और ऊपर सेकंड स्टेज और फेयरिंग, और ये सब मिला के बनता है एक फैल्कन हैवी। लेकिन इस बार जो फैल्कन हैवी लॉन्च हो रहा है वो स्पेशल है। उसका नाम है एक्सपेंडेबल फैल्कन हैवी। इस एक्सपेंडेबल फैल्कन हैवी के कोर स्टेज में यानी फर्स्ट स्टेज में लैंडिंग लेग्स नहीं होंगे और इतना ही नहीं, इस कोर स्टेज में ग्रिड स्पिन्स भी नहीं है, यानी सरफेस कंट्रोल के लिए कुछ भी नहीं।
और अगला मॉडिफिकेशन रॉकेट की सेकंड स्टेज में है और ये है वो ग्रीन बैंड। ओके, तो हमने फैल्कन हैवी के 3 मॉडिफिकेशन के बारे में जाना। कुछ तो सुनने में काफ़ी अच्छे लगे और कुछ सुनने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, लेकिन सवाल ये है कि इनसे क्या होगा, ये कैसे काम करते हैं, इनका क्या काम है। आइए इन सभी सवालों का आंसर जानते हैं, वो भी रॉकेट को सिमुलेट करते करते। ओके, तो हम आ गए हैं अपने लॉन्च पैड पर। हमारा रॉकेट लॉन्च के लिए तैयार है और ये लॉन्च है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट तक। काउंटडाउन स्टार्ट्स। 5 4 3 2 1 लिफ्ट ऑफ। गो फैल्कन हैवी। हमारा रॉकेट लिफ्ट ऑफ हो गया है। कुछ सेकंड बाद रॉकेट मैक्स क्यू क्रॉस करेगा, यानी मैक्सिमम डायनामिक प्रेशर, और इस दौरान रॉकेट अपना थ्रॉटल डाउन कर लेगा। लेकिन जैसे ही ये क्रॉस हो जाएगा हम वापस से फुल थ्रॉटल कर लेंगे और फिर कुछ सेकंड बाद बूस्टर सेपरेट हो जाएंगे। यह बूस्टर काफ़ी जल्दी सेपरेट हो गए क्योंकि इन्हें ड्रोन शिप पर लैंड नहीं करना, इन्हें लैंडिंग पैड पर लैंड करना है जो कि लॉन्च साइट के ही काफ़ी करीब है। वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले बूस्टर फ्लिप मैन्यूवर करेंगे ताकि वो बूस्ट बैक बर्न दे सके। इस बर्न से बूस्टर रिटर्न ट्रैजेक्टरी पर हो जाएगा और फिर नॉर्मल फैल्कन 9 की ही तरह ये बूस्टर री एंट्री बर्न भी देंगे। यह री एंट्री बर्न एक तरह का ट्रैजेक्टरी एडजस्टमेंट बर्न है ताकि बूस्टर सही जगह पर फॉल हो। ओके, तो हमारा बूस्टर एटमॉस्फेयर में एंटर हो चुका है और बूस्टर फ्री फॉल एकदम स्ट्रेट लाइन में हो, इसके लिए ग्रिड फिन्स लगे हैं। यह ग्रिड फिन बूस्टर को सीधा रखेंगे, लेकिन कंट्रोल के लिए सिर्फ ग्रिड फिन्स ही नहीं है, बूस्टर में कोल्ड गैस थ्रस्टर्स भी हैं। ये थ्रस्टर्स बूस्टर्स के RCS हैं, यानी रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम। ये थ्रस्टर्स तब काम आते हैं जब रॉकेट एटमॉस्फेयर से ऊपर हो या काफ़ी थिन एटमॉस्फेयर हो। ओके, तो हमारे बूस्टर्स काफ़ी नीचे आ चुके हैं और अब वक्त है लैंडिंग बर्न का। यह फाइनल बर्न है। इस बर्न से बूस्टर की वेलोसिटी उतरने लायक हो जाएगी। लैंडिंग लेग डिप्लॉय एंड टच डाउन। फैल्कन बूस्टर आर टच डाउन। रिकवरी जोन 1 एंड 2। ओके, यहाँ तक तो ये लॉन्च बिल्कुल नॉर्मल फैल्कन हैवी की तरह लगा। अब ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। हमारे रॉकेट की फर्स्ट स्टेज सेपरेट होने वाली है और ये हो गई। सेकंड स्टेज की जर्नी कंटिन्यू रखते हैं। फिलहाल हम फर्स्ट स्टेज को देखते हैं। फर्स्ट स्टेज में लैंडिंग लेग नहीं है, जो कि इंटरेस्टिंग बात है। स्पेसएक्स ने ऐसा इसलिए करा क्योंकि सैटेलाइट्स को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तक जाना है और अगर वो फर्स्ट स्टेज को रियूजेबल बना देते तो फिर उनके पास इतना फ्यूल नहीं बचता GTO ऑर्बिट तक पहुंचने लायक। इसलिए इसका यही एक सॉल्यूशन है कि फर्स्ट स्टेज से सारा फ्यूल खर्च कर दो, लैंडिंग के लिए भी मत छोड़ो फ्यूल। फिलहाल यही कारण बताया जा रहा है ऐसा करने के पीछे। हो सकता है इसकी और भी कई वजह हों। ओके, तो यह फर्स्ट स्टेज वापस से धरती पर एंट्री करेगी और एटमॉस्फेरिक एंट्री के दौरान फर्स्ट स्टेज सर्वाइव कर सकती है क्योंकि वेलोसिटी इतनी नहीं है कि यह पिघल जाए। और हाँ, मैं आपको याद दिला दूँ, इसमें ग्रेट फिन्स नहीं है, तो ये एक अनकंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक एंट्री है। और फिर फाइनली फर्स्ट स्टेज ओशन में क्रैश लैंडिंग करेगी। हालांकि मुझे नहीं पता ये क्रैश लैंडिंग ओशन में होगी या लैंड में होगी, और मुझे ये भी नहीं पता कि क्रैश लैंडिंग से पहले क्या इंजन चालू किए जाएंगे या नहीं। यह जानने के लिए आप लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं क्योंकि मुझे इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है क्योंकि यह वीडियो मैं लॉन्च से पहले बना रहा हूँ। ओके, अब हम सेकंड स्टेज की तरफ बढ़ते हैं जो कि अपनी जर्नी पर है। सेकंड स्टेज इस वक्त लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंच चुकी है और वो अगले बर्न का इंतजार कर रही है, जो बर्न इसे जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट तक ले जाएगा। और लीजिए, ये बर्न स्टार्ट हो गया। जब तक ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट तक पहुंच रहा है, मैं आपको बता दूं, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट तक पहुंचना आसान नहीं होता। ये एक लंबी जर्नी होती है और लंबी जर्नी से मेरा मतलब कोस्टिंग पीरियड, यानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का समय। लेकिन आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि लंबी जर्नी से प्रॉब्लम क्या है, पहुँचने में क्या है, हम पहुँच जाएंगे। हाँ, आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगर ये कोई और रॉकेट होता तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, हम इंतज़ार कर लेते। लेकिन ये फैल्कन 9 की सेकंड स्टेज है जिसमें RP1 कैरोसिन भरा रहता है और ये कैरोसिन जम सकता है कोस्टिंग फेज तक पहुंचने से पहले। हाँ, ये इतनी देर में जम के सॉलिड तो नहीं होगा, लेकिन ये थोड़ा चिपचिपा ज़रूर हो जाएगा और अगर इस हालत में इंजन को चालू करा गया तो इंजन डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। इसलिए इसका यही एक सॉल्यूशन है जहाँ पर ये फ्यूल है उस टैंक को गर्म रखा जाए, और टैंक को गर्म रखने के लिए हम हीटर कैरी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि स्पेसएक्स के पास इससे भी बेहतर उपाय है और वो है ये ग्रीन बैंड। ये ग्रीन बैंड सन की रोशनी को ऑब्जर्व करता है जिससे टैंक गर्म रहता है। तो उम्मीद करता हूँ आप रॉकेट के सभी अपग्रेड्स के बारे में समझ गए होंगे कि वो क्यों हैं, कैसे काम करते हैं। और हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये रॉकेट के परमानेंट अपग्रेड्स नहीं है, ये सिर्फ इस मिशन के लिए है।
ओके, अब हम जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में पहुंच गए हैं। अब वक्त है पेलोड डिप्लॉयमेंट का। सबसे पहले मैं टेट्रा 1 माइक्रो सैटेलाइट को डिप्लॉय करता हूं। यह सैटेलाइट कम्युनिकेशन, रिकॉनेसेंस एंड स्पेस नेटवर्किंग के लिए है। ओके, अब हम अपने क्लासिफाइड पेलोड्स को डिप्लॉय करते हैं। हाँ, असल में ये कैसे डिप्लॉय होंगे ये तो राम ही जाने, मैं तो इन्हें ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। और अब हम लिनस A1 एंड A2 सैटेलाइट को डिप्लॉय करते हैं, जिसके साथ स्पेस टग अटैच है। यह 2 सैटेलाइट लॉकहीड मार्टिन के हैं, जिसमें मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिन्हें टेस्ट करा जाएगा। ओके, फिलहाल मैं इन सैटेलाइट की ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि आप सुनना भी नहीं चाहेंगे। और इस वीडियो में हमने फैल्कन हैवी के डिज़ाइन को भी नहीं समझा डिटेल में, हमने बस समझा उनके अपग्रेड्स के बारे में। इसलिए मेरी आने वाले वीडियो में हम फैल्कन हैवी की बात करेंगे और स्टारशिप की भी। फिलहाल जो भी हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है हुई तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में। और आप चाहें तो मेरा दूसरा चैनल चेक कर सकते हैं, जिसमें मैं एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफोटोग्राफी करता हूँ।